नो डाउट पेपर अच्छा ही होगा यदि आप अच्छे से काम करके आओगे तो। और आपको अच्छे से काम करना कैसे है, इसके लिए सभी सर लोगों ने आपको सीक्वेंस वाइज चीज़ें बताई। उन सबको मैं समराइज करके कुछ कंक्लूड वे में बोल दूँ। देखो पेपर, अपन पेपर करते हैं, पेपर देखकर फिर घर जाते हैं तो अपने को लगता है कि इस पेपर में यदि मुझे आधा घंटा और मिल जाता तो मैं थोड़े से और क्वेश्चन सही कर सकता। अब आधा घंटा ज्यादा तो नहीं मिलेगा अपने को, वॉल्यूम थोड़ा कम करो। मोटिवेट होगा पूरा। पेपर देकर घर आते तो क्या लगता है कि इस पेपर में यदि आधा घंटा में और मिल जाता तो हम और ज्यादा क्वेश्चन सही कर सकते थे। तो आधा घंटा ज्यादा तो नहीं मिलेगा अपने को। इसका मतलब हमें करना क्या है कि एग्जाम हॉल में अपने को जितना टाइम मिलेगा उतने टाइम में उतने क्वेश्चन घर पर अटेम्प्ट करने की अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब उसमें टाइम मैनेजमेंट का वो बता रहे थे, एम के सर बता रहे थे, टाइम मैनेजमेंट का कि आपकी प्रैक्टिस इस तरह की होनी चाहिए कि घर पर आप पढ़ाई करो तो बिल्कुल एग्जाम हॉल का सा एनवायरनमेंट बना के आपको एग्जाम हॉल में जिस जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो फॉलो अप आप कहाँ लो, घर पर। जैसे एग्जाम हॉल में अपने को रिक्वायरमेंट क्या है कि 3-3.5 घंटे तक हमारा कंसंट्रेशन लेवल है वो एक जैसा बना रहना चाहिए, बहुत अच्छा कंसंट्रेशन लेवल बना रहना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि लास्ट में जो चीज़ हमने अटेम्प्ट की है, पर्टिकुलर हमारा कोई सब्जेक्ट वीक नहीं है, लास्ट में जो भी अटेम्प्ट करते हैं, चाहे बायो अटेम्प्ट करें, चाहे केमिस्ट्री अटेम्प्ट करें, चाहे फिजिक्स अटेम्प्ट करें, लास्ट के 1-1.5 घंटे में हम जो सब्जेक्ट अटेम्प्ट करते हैं उसमें हमारी वो एफिशिएंसी नहीं रहती जो कि शुरू के 1-1.5 घंटे में एफिशिएंसी रहती है। इसका मतलब इंडिविजुअल फिजिक्स या इंडिविजुअल केमिस्ट्री या इंडिविजुअल बायो वीक नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि लास्ट के 1-1.5 घंटे में हमारा कंसंट्रेशन लेवल वो नहीं होता जो कि शुरू के 1-1.5 घंटे में होता है। जैसा कि सुलेमान सर बोल रहे थे कि क्वेश्चन में ट्रू की जगह फॉल्स पढ़ लिया, फॉल्स की जगह मैंने ट्रू पढ़ लिया, तो तब आता है जब हमारा एक ही रिदम से एक ही कंसंट्रेशन लेवल से 3-3.5 घंटे तक काम करने का हैबिट नहीं होता। हम 13 दिन तक इस तरह की पढ़ाई करते हैं कि घंटे 1.5 घंटे पढ़ लिए, फिर उठ गए, बीच में ब्रेक ले लिया, फिर घंटे 1.5 घंटे पढ़ लिए, फिर उठ गए, बीच में ब्रेक ले लिया। तो हमारे माइंड का बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम तो इस तरह का हो गया कि 1-1.5 घंटे के बाद में उसको रिलैक्स चाहिए। मतलब रेगुलर कंसंट्रेशन लेवल एक ही रिदम उसकी 1-1.5 घंटे की है और हम 14th डे ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि 3-3.5 घंटे हमारा एक ही रिदम बना रहे, एक ही कंसंट्रेशन लेवल बना रहे। पॉसिबल नहीं है। वो तब होगा जब घर पर भी हम उसी तरह की प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं टाइम फ्रेम में पढ़ाई की बात नहीं कर रहा। जिस बात ने कहा कि टाइम लेकर पढ़ाई मत करो, बिल्कुल सही कह रहे हैं, टाइम लेकर पढ़ाई मत करो कि भाई मुझे 4 घंटे पढ़ना है कि 6 घंटे पढ़ना है कि 8 घंटे पढ़ना है। आपने एक दिन में जो टारगेट डिसाइड किया वो उस दिन में कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन आप जितना भी पढ़ते हो, चाहे आप 7 घंटे पढ़ते हो तो 7 घंटे 3-4 टुकड़े में ब्रेक होकर नहीं होने चाहिए। तो जो आपकी 7 घंटे की सेल्फ स्टडी का टाइम ड्यूरेशन है उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए कि 3-3.5 घंटे आप रेगुलर करें। रेगुलर सिटिंग होनी चाहिए आपकी 3-3.5 घंटे की। अब एक दिन में नहीं बनेगी। मान लो आपकी प्रैक्टिस अभी 1-1.5 घंटे रेगुलर करने की है तो आने वाले 4-5 दिन तक आप आधा घंटा बढ़ाएं, फिर आने वाले 4-5 दिन में और आधा घंटा बढ़ाएं, फिर और आधा घंटा बढ़ाएं। ऐसे अल्टीमेटली 15-20 दिन में ले जाकर अपने को अपनी रेगुलर पढ़ने की सिटिंग बनानी, वो 3-3.5 घंटे की बनानी है और वो प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ। प्रॉपर एफिशिएंसी का मतलब है जैसे मान लो मेरी आज ये हैबिट है कि मैं 1.5 घंटे रेगुलर सिटिंग देता हूँ और 1.5 घंटे में मान लो मैं मेरा जो फिजिक्स का चैप्टर है वो आधा कवर करता हूँ, तो मैं यदि 3 घंटे सिटिंग दे रहा हूँ तो पूरा चैप्टर कवर होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने 3 घंटे की सिटिंग तो दी लेकिन मेरा चैप्टर वो 70% ही कवर हुआ। इसका मतलब अगले 1.5 घंटे में तो मैंने 20% वो ही कवर किया। तो जैसे जैसे मैं टाइम ड्यूरेशन बढ़ाऊं मेरे पढ़ने का, उसी प्रोपोर्शन में मेरे द्वारा तैयार होने वाला कंटेंट वो भी बढ़ना चाहिए, एफिशिएंसी भी वही बनी रहनी चाहिए। तो मैं मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ में 3-3.5 घंटे एक ही कंसंट्रेशन लेवल से एक ही रिदम से 14th डे तब काम कर पाऊंगा जब मैं 13 दिन तक घर पर उसी तरह का शेड्यूल जीऊंगा। आपको एग्जाम बोर्ड में 3-3.5 घंटे घर पर
फिजिक्स की बात करूँ तो अपने को फिजिक्स का पेपर एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट जनरली इस तरह का होता है कि भाई 1 घंटा फिजिक्स को दो, 50 मिनट के करीब आप केमिस्ट्री को दो और 50 मिनट के करीब आप बायो को दो, 20 मिनट के आप की फीलिंग करो। इन जनरल टाइम मैनेजमेंट बता रहा हूँ, जनरल कोई स्पेसिफाई नहीं कर रहा, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल थोड़ा ये नहीं कर सकता, लेकिन जनरल इस तरह का होता है कि भाई घंटा में फिजिक्स को दो, 50 मिनट करीब केमिस्ट्री को दो और 50 मिनट करीब बायो को दो और 20 मिनट में की फीलिंग करो। इसका मतलब अपने को 1 घंटे में फिजिक्स के क्वेश्चन कितने करने, 45 क्वेश्चन। हम घर पर क्या करते हैं, घर पर 1 घंटे में मुश्किल से 15 क्वेश्चन करते हैं। तो घर 13 दिन तक हमारी प्रैक्टिस ये है कि 1 घंटे में हम 15 से 20 क्वेश्चन कर रहे हैं और 14th डे हम ये चाहते हैं कि 1 घंटे में हमसे 45 क्वेश्चन हो जाए, नहीं होंगे। वो करने के लिए हम अननेसेसरी स्पीड अप होंगे तो हमसे मिस्टेक्स होंगी। मिस्टेक्स कुछ इस तरह की कि 3 into 2 करना था 3 + 2 हो गया। मिस्टेक्स इस तरह की कि अपन ने क्वेश्चन सोल्व किया, आंसर 3 न्यूटन आया, 3 न्यूटन आते ही थर्ड ऑप्शन टिक कर दिया, पता लगा कि 3 न्यूटन तो फोर्थ ऑप्शन में था। इस तरह की मिस्टेक्स होगी, उनको फिर कहेंगे इससे ही मिस्टेक होगी। एक्चुअली ये मिस्टेक्स इसलिए हुई थी कि आपकी हैबिट नहीं थी कि आप 1 घंटे में 45 क्वेश्चन कर पाए। तो आप घर पर अपनी प्रैक्टिस इस तरह की बनाएं टाइम मैनेजमेंट के साथ में कि आपसे 1 घंटे में 40 से 45 क्वेश्चन हो पाए। इससे डेली के डेली 40 से 45 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? एन के साथ दिखाना, आप जो टाइम लिमिट के साथ यदि 15 क्वेश्चन करो तो ये मानो कि फिजिक्स के पेपर में आपके 15 क्वेश्चन ही आए हैं, 15 मिनट के दौरान भर के करो, 15 मिनट में होने चाहिए, वो आधा घंटा नहीं लगना चाहिए, 1 घंटा नहीं लगना चाहिए। थ्योरी के क्वेश्चंस पढ़ाए, ये टाइम न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए था, थ्योरी के क्वेश्चंस पढ़ाए। थ्योरी के क्वेश्चंस में अपन यदि ऑप्शंस पढ़ करके आंसर देने जाएंगे तो चांस है कि अपन नेगेटिव कर दें। आप अपने थ्योरी के क्वेश्चन को, चाहे वो केमिस्ट्री में थ्योरी का क्वेश्चन हो, चाहे फिजिक्स में थ्योरी का क्वेश्चन हो, चाहे बायो में थ्योरी का क्वेश्चन हो, आप अपने थ्योरी के क्वेश्चन को ये मान के चलो कि मान लो मेरा सब्जेक्टिव पैटर्न का पेपर हो रहा है और मुझे आंसर देना है 1 वर्ड में या 1 सेंटेंस में आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का मुझे 1 वर्ड में आंसर देना हो या 1 सेंटेंस में आंसर देना हो तो वो 1 वर्ड क्या होगा, वो 1 सेंटेंस क्या होगा, वो 1 वर्ड या वो 1 सेंटेंस जिस ऑप्शन में है वो ऑप्शन मेरा आंसर होगा, फिर नेगेटिव नहीं होगा। तो इस अप्रोच से मान लो मेरे थ्योरी के 80 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन नहीं होते, तो 20 क्वेश्चन में फिर तरीका आप रिटेन ट्राई का कि 2 ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए, बच्चे 2 ऑप्शन से आप करने जाओगे तो प्रोबेबिलिटी ये कहेगी कि आधे सही होंगे आधे गलत होंगे। 20 क्वेश्चन में 10 सही करोगे 10 गलत करोगे, 10 सही होंगे 40 नंबर आ गए, 10 नेगेटिव होंगे 10 निकल गए 30 नंबर आ गए। लेकिन उत्तर जब आपने पहले 2 ऑप्शन कंप्लीटली कैंसिल आउट कर दी कि हाँ ये 2 ऑप्शन सही है। यदि आपको लग रहा है कि 4 ऑप्शन में से बिल्कुल भी आपको पता नहीं लग रहा तो ब्लाइंडली तुक्का नहीं मारो। आपको तुक्का तभी मारना है जब आप कुछ ऑप्शन कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि आधे ऑप्शन आपने कैंसिल आउट कर दिए उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी आपकी 50% की बन जाएगी, सही होगी। तो थ्योरी के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो तो उसमें ऑप्शन देखकर आंसर पर नहीं जाकर के अपनी प्रैक्टिस इस तरह की बनाओ कि आपको ये लिखना, आंसर लिखना हो एक स्टेटमेंट में या एक वर्ड में आप आंसर क्या लिखोगे वो जिस ऑप्शन में है वो आप आंसर बन जाएगा। और ये तब हो पाएगा जब थ्योरी के कंटेंट को आप फोटोजेनिक मेमोरी का बनाओगे। फोटोजेनिक मेमोरी से क्या मीनिंग है? अपन जैसे कई बार कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अपने दिमाग में इमेज आती है कि सेम यही लाइन मेरे नोट्स में पेज के राइट में है, लेफ्ट में है, ऊपर है, नीचे है, एग्जैक्ट मिडिल सेक्शन में है, वो है फोटोजेनिक मेमोरी। तो वो फोटोजेनिक मेमोरी एक पर्टिकुलर पार्ट की नहीं बननी चाहिए, वो फोटोजेनिक मेमोरी हमारे को पूरे कंटेंट की बननी चाहिए। और पूरे कंटेंट की फोटोजेनिक मेमोरी तब बनेगी जब आप अपने को दिए गए कंटेंट को बार बार रिवाइज करोगे और बार बार आप सिस्टमेटिक कम टाइम में तभी रिवाइज करोगे जब जिस दिन जो पढ़ाया गया उसको उसी दिन कवर करोगे। तो आपकी पढ़ाई में रेगुलरिटी होनी जरूरी है। आज जो पढ़ाया उसको शाम को सोने से पहले पूरा कवर होना ही चाहिए हो, और उसको इस तरह से बार बार रिवाइज करो, इस लेवल का करो कि आप सोते समय ये सोचो कि इसमें से यदि नीट का पेपर होता तो मैं कोई क्वेश्चन गलत नहीं करूंगा। तो आपकी प्रैक्टिस बार बार इस तरह की बननी चाहिए कि कंटेंट आपका फोटोजेनिक टाइप का बने, क्योंकि प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी। कंपटीशन में ये ज्यादा मीनिंगफुल नहीं है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितने अच्छे आईक्यू लेवल के हो। बड़ी चीज आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी, इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। ये 4-5 साल पहले की न्यूज है
कलकत्ता में बहुत बड़ा सर्कस था, एशिया का सबसे बड़ा, नाम ध्यान नहीं मेरे को, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा सर्कस था वो कोलकाता में था। तो जो एनिमल राइट्स वाले लोग हैं उनके होने से ये सर्कस वगैरह में हाथी वगैरह को, शेर वगैरह को, इनको एक्टिविटी करवाने से बैन हो गया। वो सर्कस बंद हुआ। वो सर्कस बंद हुआ तो उस सर्कस के जो शेर थे, उस सर्कस के शेरों को जंगल में छोड़ दिया। उस सर्कस बंद हुआ तो उस सर्कस के शेरों को जंगल में छोड़ दिया। तो सरप्राइज करोगे, 4-5 दिन बाद में न्यूज ये आई कि जंगल के जंगली कुत्तों ने शेरों का शिकार कर लिया। जंगली कुत्तों ने शेरों का शिकार कर लिया। शेर होगा जंगल का राजा, लेकिन वो सर्कस का शेर था, उसकी प्रैक्टिस छूटी हुई थी और उन जंगली कुत्तों की प्रैक्टिस थी, इसलिए उन जंगली कुत्तों ने होंगे आप बहुत बड़े आईक्यू वाले, होंगे आप शेर, होंगे आप अपनी स्कूल के टॉपर। यहाँ तो हर स्कूल का टॉपर बैठा है। सभी टॉपर में आपको टॉपर बनना है, तो तब बन पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, रेगुलर पढ़ाई करोगे। इस बेसिस पे नहीं कि मेरा 10th का स्कोर ये था, 12th का स्कोर ये था, मैं तो वहां का टॉपर रहा था। इस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में बिल्कुल नहीं जी। और जिनका कम स्कोर था उनको इंफीरियर कॉम्प्लेक्स भी नहीं रखता। मैंने कहा ना कि प्रैक्टिस क्या करवा देती है। जैसे सभी सर लोगों ने ये बोला कि आपको रेगुलर काम करना है, पॉजिटिविटी के साथ में काम करना है, नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपका थॉट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। थॉट, विचार बहुत बड़ी चीज है, कुछ भी करवा सकती है। आज अकेला खिलाड़ी वनडे में 270 लगा देता है। 1983 के वर्ल्ड कप में 7 ओवर का मैच था, पूरी इंडियन टीम ने 183 बनाए थे, वर्ल्ड कप जीता भी था। सकता था कि अकेला खिलाड़ी भी 200 रन बना सकता है क्या? और अब चाहे जब न्यूज सुनने को मिल जाती है, एक बार 270 लगा, उसके बाद में बहुत सारे खिलाड़ियों ने 270 लगा दिए। क्यों? सोच बदल गई कि 270 भी लगाया जा सकता है। नीट में कभी परफेक्ट स्कोर नहीं आया, लेकिन 2020 में एक बार परफेक्ट स्कोर आया एक बच्चे का, तो सोच बनी कि परफेक्ट स्कोर भी आता है। तो 2021 में 3 स्टूडेंट्स का परफेक्ट स्कोर आया। सोच से ऊपर बच्चे थे। किसकी बदौलत? सोच बनने की बदौलत। ताकि सोच, आपकी थॉट ये पॉजिटिव होनी चाहिए। आपकी सोच काम करवाएगी कि आप कितना अच्छे से काम कर पाओगे। सोच जिंदगी बदल देती है। सोच बहुत बड़ी चीज है। एक कुमार कच्ची मिट्टी लेकर के चिलम बना रहा था। उसको किसी ने कहा कि चिलम का बड़ा फैशन है, गांव में तो लोग बात चिलम पीते ही हैं, और आजकल शहरों में भी फैशन है, ये हुक्का वगैरह का बात चलता है। चिलम का बड़ा फैशन है, चिलम का व्यापार अच्छे से होगा, फिर चिलम बनाओ। फिर किसी ने उसको, तो चिलम बनाने के लिए वो मिट्टी को यूज करने लगा। फिर किसी ने उसको कहा नहीं, गर्मियों का सीजन है, चिलम मत बनाओ, आप मटका बनाओ। तो वो कुमार उस मिट्टी से, कच्ची मिट्टी थी ना, तो पहले चिलम बनाने की कोशिश कर रहा था, उसको उसने मटके का शेप देना शुरू कर दिया। कच्ची मिट्टी तो है, मान लो पट जाती तो चिलम को फिर मटके में कन्वर्ट नहीं कर सकता था, फिर कच्ची मिट्टी थी तो चिलम नहीं बना के उसने मटका बनाया। तो मटके को चाक पर कुमार घुमाता तो मटके को थपकी दे रहा था। तो वो मटका बोला कि क्या हुआ, पहले तो चिलम बना रहा था, अब क्या कर रहा है? कच्ची मिट्टी ने पूछा उससे कि पहले मेरे को चिलम की शेप में ढाल रहा था, अब मटकी की शेप में ढाल रहा, क्या हुआ? फिर मेरी सोच बदल गई। तो उस कच्ची मिट्टी ने कहा कि तेरी सोच ने मेरी जिंदगी बदल दी। यदि मैं चिलम बनती तो खुद तो जलती ही, दूसरों को भी जलाती। दूसरों को भी शीतलता प्रदान करूंगी। आपकी सोच होनी चाहिए कि फ्रेशर सेलेक्ट
होता है, अच्छी लिंक के साथ सेलेक्ट होता है। इस सोच को दिमाग से वॉश आउट कर दीजिए कि रिपीट भी सेलेक्ट होते हैं, फ्रेशर भी सेलेक्ट होते हैं। आप अपनी सोच बनाइए, उस सोच के साथ पूरे साल काम कीजिए, कंफर्म आप अपना रिजल्ट बनाओ। पॉजिटिव सोच रखो, नेगेटिविटी वाला आदमी पास में नहीं होना चाहिए। कंपनी बड़ा रोल प्ले करती है, संगत खराब नहीं होनी चाहिए। आपकी कंपनी कैसी है, संगत कैसी है, वो आपकी वैल्यू डिसाइड करती है। आप कितनी अच्छी इंसान हो, लेकिन संगत आपको बिगाड़ सकती है। संगत वैल्यू बढ़ाती है। देखते डेला के अपन मक्खी है, सब्जी के तराजू पर बैठती है, सब्जी की वैल्यू में कोई कॉस्ट ऐड नहीं करती, लेकिन वही मक्खी सोना तोड़ने वाले तराजू पर बैठती तो 10,000 कर देती। आपकी कंपनी क्या है, आपकी संगत क्या है, ये बड़ी चीज है। तो आपकी कंपनी अच्छी रखिए, पॉजिटिव सोच वाले लोगों की कंपनी रखिए, पढ़ने वाले बच्चों की कंपनी रखिए। आदमी क्या है, आदमी उन आदमी की पर्सनैलिटी क्या है, आदमी की पर्सनैलिटी उन 4-5 लोगों का एवरेज है जिसके बीच में वो अपने 24 घंटे व्यतीत करता है। उनका एवरेज है। किसी का कुछ कैरेक्टर उसमें गया, किसी का कुछ कैरेक्टर गया, किसी से कुछ इंड्यूस हुआ है। तो आप अपनी कंपनी अच्छी रखें, अपनी सोच ये पॉजिटिव सोच वाले लोगों के साथ कंपनी रखें, संगत अपनी खराब नहीं होने दें, पढ़ाई लिखाई से मतलब रखें, अपना टारगेट डिसाइड करें और उस टारगेट के लिए काम करें। क्योंकि बिना टारगेट के, बिना गोल के काम करने का कोई मीनिंग नहीं है। बिना टारगेट के काम करना तो कुछ ऐसा है कि गोल कमरे में कोना ढूंढना कि कोना कहां से है। गोल कमरे में कोना कहां से मिलेगा? बिना टारगेट के आपका काम करना व्यर्थ है। टारगेट डिसाइड होना चाहिए, टारगेट बड़ा नहीं होना चाहिए। टारगेट बड़ा नहीं होने से मतलब लंबे टाइम स्पान का नहीं होना चाहिए। वैसे तो टारगेट नीट क्रैक करने का, डॉक्टर बनने का, लेकिन वो बड़े टाइम स्पान का नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे एफिशिएंसी नहीं आती। जैसे आप आज मेहनत दिया है, आप टारगेट लेते हो अगले महीने का कि मैं अगले महीने में 50 नंबर बढ़ाऊंगा, उसके लिए ये करूंगा वो करूंगा। आज जोश के साथ, आज मोटिवेशन सेमिनार हुआ है, जोश के साथ गए, आज अच्छी से पढ़ाई की, कल पढ़ाई की, परसों पढ़ाई नहीं की, फिर क्या सोचोगे 14 दिन पढ़ने के, एक दिन तो खराब हुआ, बीच में एक दिन और खराब कर दिया तो 14 दिन के 2 दिन तो खराब हुए हैं। ऐसे यदि आपने 3 दिन खराब कर दिए तो करीब करीब आपने 20 से 25% टाइम खराब कर दिया। लेकिन ये टारगेट आप एक दिन का बनाते, इवन की एक दिन में भी 3-4 घंटे का टारगेट बनाते कि मुझे इन 4 घंटे में मेरा ये जो एनिमल टिश्यू वाला पार्ट है ये कवर करना है। एनिमल टिश्यू तो उस 3-4 घंटे में आप 1 घंटा खराब करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उस 3-4 घंटे में मुश्किल से 10 से 15 मिनट का लीकेज होता। तो छोटे छोटे टारगेट डिसाइड कीजिए, वो छोटे छोटे टारगेट आप पूरे करते जाओगे, उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता जाएगा। आप दिन में आपके 2 टारगेट दोनों पूरे हुए, एक दिन का टारगेट पूरा हुआ, दूसरे दिन का टारगेट पूरा हुआ, ऐसे 1 महीने का टारगेट पूरा हुआ, ऐसे ऐड होते होते आपका मेन टारगेट भी अचीव हो जाएगा। लंबी आगे की प्लानिंग नहीं बनानी, आगे की लंबी सोच नहीं बनानी, स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम चलते चलेंगे तो रास्ता अपने आप दिखता चलेगा। बहुत अंधेरी रात की एक राहगीर को लाइटें दी गई, तो लाइटें से क्या हो गया, अंधेरे में मुझे 5 किलोमीटर दूर जाना है, कुछ दिख ही नहीं रहा। तो देने वाले ने कहा भाई तो लाइटें लेकर चल तो सही, 2 स्टेप दिख रहे हैं, अगले 2 स्टेप दिखेंगे, अगले 2 स्टेप दिखेंगे, अगले 2 स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हड़बड़ाहट नहीं करें, पूरा सेशन छोटे छोटे टारगेट बनाकर उनको कंप्लीट करते जाएं, अपना काम करते जाएं, अपने ड्रीम के लिए काम करें, बहुत अच्छा होगा। तो पॉजिटिव सोच के साथ में अपने लक्ष्य को लेकर के काम करें, अपने सपनों के लिए काम करें। आपके सपने केवल आपके हो तो आप हो सकता कि कोताही बरस दे,
लेकिन आपके सपने आपके अकेले के नहीं है, आपके सपनों पर आपके अकेले का अख्तियार नहीं है, आपके सपनों पर आपके गार्जियंस का भी अधिकार है, आपके सपनों पर आपकी मैट्रिक्स का भी अधिकार है। और आपको ये कोई हक नहीं बनता कि आप अपने गार्जियंस के सपने और अपनी मैट्रिक्स के सपने तोड़े। जी जान से काम करना। और बहुत सी जगह आपने एक स्लोगन, बड़ा प्यारा स्लोगन चलता है कि एग्जाम कोई भी हो, बेस्ट तो मैट्रिक्स ही है। तो अभी तक मैट्रिक्स के जेईई स्टूडेंट्स ने, मैट्रिक्स के प्री फाउंडेशन के स्टूडेंट्स ने एनटीएससी में और ओलंपियाड वगैरह में इस चीज को प्रूव किया है। अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैट्रिक्स की नीट डिवीजन के बच्चों की है। उनकी ये मोरल ड्यूटी है कि इस स्लोगन को प्रूव करें कि एग्जाम कोई भी हो, बेस्ट तो मैट्रिक्स ही है। और इस चीज के लिए आपको देखो मोटिवेट करने के लिए छोटे छोटे मोटिवेशन, आज की युग है तो छोटे छोटे मोटिवेशन तरीके के मिलने चाहिए। तो आप लोग हर टेस्ट में बहुत अच्छा करते जाए। इसके लिए देखो कुछ अनाउंसमेंट कर रहा हूं मैं, लिखा है कि याद रहे भी कि ये अनाउंसमेंट बच्चों के लिए फुलफिल भी करने हैं। तो आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट पहले तो अपने मेन एग्जाम का ही बता दे। देखो जो बच्चा एआईआर फर्स्ट लाएगा उसको अपने नीट के सेलेक्टेड स्टूडेंट्स की जो फेलिसिटेशन प्रोग्राम होगा उसमें 51 लाख का प्राइज दिया जाएगा। 51 लाख का प्राइज मिलेगा। आज से ही लिख ले अपने टेबल पर सामने 51 लाख। सिंगल डिजिट अनरिटेन एआईआर 1 को छोड़ के बाकी सिंगल डिजिट की अनरिटेन रैंक में जो भी आती है, थर्ड फोर्थ एट जो भी, उसमें 21 लाख। कोई नहीं बनते। अंडर 50 में जो भी रैंक होगी, अंडर 10 के अलावा, मतलब 10 से लेकर 50 के बीच में जो भी रैंक होगी उसमें हर स्टूडेंट को 11 लाख। और 50 से 100 के बीच में जो भी रैंक होगी हर बच्चे को 5 लाख। मैट्रिक्स बेचनी पड़ जाएगी। 5 लाख का प्राइस तब लोगे। और हो सकता है पहले 51 लाख का प्राइस भी मिल जाए अपने को एलिमेंट वाला। और ये बिल्कुल दिमाग में नहीं लाए कि हो नहीं सकता। मैंने कहा होने को कुछ भी हो सकता है, अपनी सोच बनाओ। जिस दिन आपकी सोच बन जाएगी कि परफेक्ट स्कोर 720 का आता है, फर्स्ट रैंक किसी न किसी की तो आती है, तो किसी न किसी में मैं क्यों नहीं हो सकता, मैं क्यों नहीं हो सकती, जिस दिन ये सोच बना ली उसी दिन आप बहुत जोश के साथ काम कर रहे हैं। और ये हर टेस्ट में अपन इस जोश के साथ एक परफेक्ट स्कोर की ओर चले। तो बेटा जी इसके लिए मैं हर महीने टेस्ट के लिए भी केस प्राइस अनाउंस कर रहा हूँ। जिस बच्चे का परफेक्ट स्कोर आएगा 720 आउट ऑफ 720 उसको 5100 रुपए मिलेंगे हर टेस्ट। हर टेस्ट का सबका जिस टेस्ट में एक बच्चे की 720 आए उसको 5100 देंगे, 2 के आए तो 2 को 5100 देंगे, 3 को आए तो 3 को 5100 देंगे। 5100 को 3 से डिवाइड नहीं करेंगे, 3 को 5100 ठीक है। और 710 से 716 के बीच में 720 नहीं है तो फिर 719 तक बोलते हैं। 719 तो आ नहीं सकते ना। 720 आने के बाद कितने आएंगे? 716। एक क्वेश्चन छोड़ दिया आपको, 4 नंबर गए नेगेटिव अगर 715। तो 710 से 716 के बीच में जो भी स्टूडेंट रहेगा उसको 2100 रुपए। और 700 से 709 के बीच में जो बच्चा रहेगा उसको 1100 रुपए। 700 से
700 से ऊपर के लिए केस प्राइज हर टेस्ट के लिए बेटा जी, हर बैच के बच्चे के लिए है। तो आप ये छोटे छोटे केस प्राइज जीत के ही उस 51 लाख वाले प्राइज की ओर जाओगे, समझे? बनता है और कोई बना सकता है, तो वो कोई मैं बनूंगा या मैं बनूंगी। यस और नो? यस